स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर में। सहारनपुर में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनका नाम है इकबाल भारती। अलग अलग मंचों पे आपने इनको देखा होगा और सुना होगा। सहारनपुर में इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, इनसे हर वो शख्स वाकिफ़ है, चाहे वो सियासी हो या सामाजिक। उसमें जो भी पकड़ रखने वाले लोग हैं वो इनको बखूबी जानते हैं। चलिए आज एक छोटी सी वार्ता इनसे कर लेते हैं, जानते हैं आजकल क्या कुछ चल रहा है और कहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पर। इनके बारे में जानकारी लेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो पसमानदा समाज की मौजूदा स्थिति क्या है, सहारनपुर में राजनीतिक किस तरह की राजनीतिक हैसियत पसमानदा समाज की है और किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं। इकबाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है जी। अभी आजकल किस मंच से जुड़े हुए हैं आप? एक मोर्चा के आप उच्च पद पर हैं, उसका नाम पूरा बताएं। देखिए, मैं मुस्लिम पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अल कुरानिक हमारी एक सोशल एक्टिव संस्था है, मैं उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यह समझ लीजिए कि वुड कार्विंग इंडस्ट्री से मेरा 1964 से नाता है। भारती जी, आप अलग अलग मंचों पर आप रहे, सामाजिक स्तर पे आपने बहुत कुछ किया। सहारनपुर में कोई होगा जो आपके नाम से वाकिफ़ नहीं होगा, हमने भी आपको कई मंचों पर देखा। तो आज की स्थिति पर अगर सियासी एतबार से देखें तो पसमानदा समाज कहाँ खड़ा है? सियासी एतबार से किस तरह की उपेक्षाओं का शिकार है? देखिए, आज के हालात में मेरा मानना ये है कि मुस्लिम पिछड़ों की जो तादाद है वो सहारनपुर के अंदर मुस्लिमों में 95% है। लेकिन उसके बाद भी वो, आप चाहे उनको आर्थिक तौर पर देखें या सामाजिक तौर पर देखें या सियासी तौर पर देखें या तालीमी तौर पर देखें, हर मामले में वो बिल्कुल ही बहुत मतलब निचले स्तर पर है। और अभी आपने देखा होगा कि वुड कार्विंग इंडस्ट्री के अंदर जो मामला चल रहा है, आज ऐसा मंदी का दौर है। और मैं क्योंकि 1964 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वो व्यक्ति हूँ कि जो कारपेंटर से मैंने अपना काम लकड़ी का शुरू किया और आखिर में आकर के एक्सपोर्ट भी किया है मैंने। और मैं एक सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से भारत के अंदर तो हर शहर में मैंने एग्जीबिशन लगाई है और एक ऐसे मकाम पर पहुंचाया। लेकिन जो आज मुस्लिम पिछड़ा जो सबसे ज़्यादा है वो वुड कार्विंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हाशिए पर है। उसकी मैं जिम्मेदार सीधा प्रशासन और सरकार को मानता हूँ। सरकार को इसलिए मानता हूँ कि जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री के जो गरीब लोग हैं, अमीरों की तरफ तो ध्यान देती है वो, लेकिन गरीब लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जो आर्टिजन मेहनत करके उस आइटम को बनाते हैं, एक तो उनसे जीएसटी के नाम पर टैक्स लिया जाता है। हालांकि जो आइटम एक रॉ मटेरियल लग रहा है उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी जो कला है, कला को जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं वो, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमने पहले भी कई बार मांग रखी, अब भी रख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो आर्टिजन सीनियर है उनकी पेंशन होनी चाहिए। बगैर पेंशन के वो गुजारा नहीं करते 60 साल के बाद में, उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर जो लोग आर्टिजन में बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं उनको अवार्ड भी देने चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। एक ख़ास तौर से जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मुसलमानों के, मुस्लिम पिछड़ों के, वो वुड कार्विंग को जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अगर सरकार चाहे तो अलग से एक स्कूल बना सकती है ताकि उनके बच्चे शिक्षा हासिल करें। भारती जी, क्या आप यहाँ जो सियासी एतबार से जो लोग यहाँ वजूद में रहे, जिन लोगों का वर्चस्व रहा, चाहे वो अलग अलग किसी भी उससे रहे हों, जिन्होंने पसमानदा का वोट तो चाहिए, लेकिन उनका जो एक ग्राफ है निचले स्तर पर, जो वो अपने गुजर बसर करते हैं, उससे ऊपर उठाने के लिए उन लोगों ने कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ किया उनके लिए या नहीं किया? आप कैसे देखते हैं उसको? जनाब, डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी बात है, उनकी तो सोच ही रही है। देखिए, 1977 से लेकर के अब तक एक परिवार खास जो है मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर करता है। उस राजनीति में मुस्लिम पिछड़ों का, मैंने बताया, 95% वोट होता है। लेकिन उनकी मंशा ये है कि जो मुसलमान गरीब है, ठेले वाला है, रक्शे वाला है, रेडी वाला है, चाय वाला है, पॉलिश वाला है, वो ऐसा ही रहे। उसकी वजह है कि अगर वो कुछ समझ गया, वो कुछ जान गया, तो फिर वो अपने हकों को समझना शुरू कर देगा। अगर वो ऐसा ही रहेगा, रेडी वाला रहे,
केले वाला ठेले वाला रहे, छोटे पान के खोखे वाला और चाय वाला पॉलिश वाला रहे, तो उनकी डिमांड नहीं होती, वो अपने ही मामला से बेचारे नहीं निपटते। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो आम नागरिकों के लिए, और चाहे वो पसमानदा समाज से या किसी भी उससे, वो योजनाएं जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ये तो दोष उन लोगों का भी है ना जो पावर में रहे। नहीं, पावर में रहे, मेन दोष उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। वो तो उन्हें वोट बैंक मानते रहे और आज भी वोट बैंक ही मानते हैं। अभी पिछड़ों के नाम पर एक परिवार ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ खास तौर से, उस परिवार ने पिछड़ों का हक मारने के लिए बाकायदा अपने परिवार की एक महिला, जो हालांकि मेरा मानना यह है कि हमारा जो कानून है भारत का, वो धर्म परिवर्तन की इजाजत तो देता है, लेकिन अगर कोई आदमी धर्म परिवर्तन करता है और उसको किसी भी तरह का कोई आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण की लाभ नहीं ले सकता वो, लेकिन उन्होंने उसका भी किया और उसका भी फायदा उठाने की बात करी। वो तो क्योंकि चुनाव हार गए, अगर वो चुनाव जीत जाते तो उनके खिलाफ रिट दायर होती और वो चुनाव जो है वो निरस्त हो जाता। तो उनका सीधा सीधा मामला है कि राजनीति हम करें, हमारे ही जैसे लोग, सिर्फ हम ही लोग, हमारा परिवार ही एमएलए रहे, एमपी रहे, चेयरमैन रहे, मेयर रहे, यानी सब कुछ हम रहे मुसलमानों के नाम पर, और बाकी जो मुसलमान हैं वो गरीब रहे, अशिक्षित रहे और इलाज भी उनका ना हो, मतलब वो उनकी कोई तवज्जो नहीं है, खाली वोट बैंक मानने के। भारती जी भी अलग अलग मंचों पर है, सियासी एतबार से भी आप लोग सियासी लोगों के साथ भी रहे, सियासी पार्टियों में आप रहे, तो आपकी क्या सोच थी? आपने कई बार आपने सोचा होगा कि किस तरह से इसके एक बेहतरी के लिए काम हो सके। 2004 में स्वर्गीय रशीद मसूद साहब से हमारी इसी बारे में बात हुई थी और ये तय हुआ था कि आने वाले समय में मुझे एमपी 3 बार मैं हार गया, मुझे जिता दो किसी भी तरह से, और उसके बाद हम लोग जो है 2 एमएलए मुस्लिम पिछड़े और 1 एमएलसी, और जो अध्यक्ष होगा जिले का वो, और नगर पालिका सहारनपुर थी उस वक्त 2004 में। उसके बाद क्योंकि 9 में निगम बन गया था, तो कहा था अगर निगम बन गया तब भी और चेयरमैन रहा तब भी मेरे परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो इस वादे से भी मुकर गए। और पिछड़ों में जाएगी, अगर पिछड़ों में जाएगी नहीं, पिछड़ों में जाएगी नहीं, अगर कोई और होगा तो अदर मुस्लिम को लड़ाएंगे। कमिटमेंट किया था हमसे, बाकायदा वादा हुआ किया था, लेकिन वो अपने किसी वादे पर नहीं उतरते। और हमारा जब भी मेरा वक्त आया तो मैंने मुस्लिम पिछड़ों को ही सरकारी नौकरी में लगवाया। उसका एक नहीं कई उदाहरण है। इसी जब मुलायम सिंह ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तब रशीद मसूद साहब को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, और उसी वक्त मैंने कुछ काम कराए जिसमें कई लड़के तो मैंने हॉस्पिटल में रखवाए जो आज भी सर्विस कर रहे हैं मुस्लिम पिछड़ों में। और ये मांग हमने जब भी उठाई थी, मुलायम सिंह से भी हमने मिलकर के बात कही थी कि जो मंडल आयोग के 27% जो रिपोर्ट लागू हुई है उसमें बैकवर्ड को जो 27% है उसमें से मुस्लिम पिछड़ों का 8.4% बनता है, वो अलग किया जाए। लेकिन आज तक वो भी अलग नहीं हुआ और ना ही उस बात को हमारे किसी नेता ने उठाने की बात करी। मौजूदा स्थिति को अगर देखें, अभी निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगर निगम में लगाए, नगर पालिका देवबंद में लगाए, अच्छा खासा पसमानदा समाज का वोट सत्ताधारी पार्टी की तरफ रुजू हुआ है। इसको क्या कारण मानते हैं? देखिए, सत्ताधारी पार्टी को जो गया है वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उन लोगों ने उसमें वोट देने का काम किया है। अदरवाइज आम मुसलमान की धारणा बिल्कुल भी नहीं है कि वो तो कारण नहीं है ना कि ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करते, क्यों ना इधर ही चले जाएं। नहीं, ऐसा तो वो कारण नहीं। अगर वो कारण होता तो अभी भी क्या नाम खदीजा मसूद को 1 लाख 1.5 लाख के करीब वोट पड़ा, वो ना मिलता। उसे मैं कारण नहीं मानता। क्या कुछ होना चाहिए पसमानदा समाज के लिए? क्या कुछ कदम होना चाहिए? आप जिस स्तर पे हैं, जिस मंच से आप जुड़े हैं, मोर्चा से जुड़े, वहाँ किस तरह से जो है आप समाज के लिए काम करें? हमारी अभी भी यही बात है कि जो भी पार्टी मुस्लिम पिछड़ों को उनका हक देने की बात करेगी तो मुस्लिम पिछड़ों के लिए हम उन्हीं को कहेंगे कि भाई आप इसके साथ आओ। अब आगे की लाइन भी हमें कुछ तय करनी है, उसके बाद ही हम तय करेंगे कौन सा सियासी मंच हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि बहन मायावती ने तो ये कह करके कि मैं क्या नाम कोई भी गठबंधन किसी से नहीं करूंगी, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। और अभी जो राष्ट्रपति जी को उद्घाटन ना कराया और उसको भी मायावती ने जायज करार दे दिया, तो सीधी सीधी बात है कि मायावती मिशन से हट चुकी। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान्यवर काशीराम ने जो एक मिशन बनाया था, मायावती उसे छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। सहारनपुर में किस तरह के विकास को लेकर आप देखते हैं? यहाँ स्मार्ट सिटी को लेकर चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, यानी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से? देखिए, इसमें तो मेरा मानना कुछ और है कि आज किसी भी बिल्डिंग को जब बनाते हैं कि ये मेरा मिजाज है, मैं सच बोलता हूँ जहाँ भी, इसलिए वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये हमारे सहारनपुर में जो सीवर लाइन पड़ रही है, ये उसकी वजह यह है कि जब आप किसी इमारत को बनाओगे दोबारा से तो उसे आपको
तोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त सहारनपुर जो है एक वक्ती बात है, ये टूट रहा है, लेकिन जिस तरह से ये होने जा रहा है परिणाम बेहतर आएंगे परिणाम। और मेरा मानना है कि सहारनपुर जो है वो एक जन्नत निशा बनेगा। बहुत जल्दी इसका असर आपको 6-7 महीने में, 1 साल के अंदर नजर आ जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2024 के चुनाव में पसमानदा समाज का क्या रुख लगता है आपको? किस तरह की लगती है आपको? लगता है 4-5 पार्टियां मुख्य हैं, जैसा अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान से आप हरियाणा चले जाइए, या फिर अभी हाल ही के चुनाव कर्नाटक में बहुमत के साथ सरकार बनाई, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी एक ग्राफ बढ़ेगा? जनपद सहारनपुर से भी एक मेयर का चुनाव लड़े प्रदीप वर्मा जी, और कुछ ना करके 6000 वोट लेकर चले गए, जहाँ कांग्रेस की विचारधारा का वोट उनको पड़ा, आप ये मानकर चले, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुस्लिम पिछड़े की जो सोच है वो सीधी सीधी सेकुलर है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अब मायावती तो क्योंकि कहती है कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूंगी, तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम सेकुलर हैं और हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। अगर वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 2024 में ये नहीं होगा जो आज हो रहा है। और मुस्लिम पिछड़ा कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस को वोट देने का काम किया है, इसीलिए वहां पर भी आप पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिए, मुस्लिम पिछड़ों की तादाद आपको 90 या 95% से कम कहीं नहीं मिलेगी। आप अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, मुस्लिम पिछड़ों में मेरा मानना कुछ अलग है। वो आप समझ लीजिए वो क्या है कि मैं क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ और कुरान का मानने वाला हूँ, वेदों को मानने वाला हूँ, मैंने वेदों का भी अध्ययन किया है, उसमें कहीं भी बिरादरीवाद का कोई भी अंश नहीं है। तो इसलिए हमारा मुस्लिम पिछड़ा जो है वो उन लोगों के लिए जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, जो सियासी तौर पर कमज़ोर हैं, जो समाजी तौर पर कमज़ोर हैं, जो तालीमी तौर पर कमज़ोर हैं, वो ख्वाह किसी भी बिरादरी का है, वो हमारा पिछड़ा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिरादरी की बात करते हैं, तो मैं बिरादरी की बात बिल्कुल नहीं करता। मैं सीधा सीधा उन लोगों को जो कमज़ोर है उन्हें पिछड़ा मानता हूँ। अंतिम और आखिरी सवाल, इकबाल भारती का क्या रुख रहेगा आने वाले वक्त में? सियासी एतबार से क्या देखा जाए, क्या सोचा जाए आपके बारे में? देखिए, मेरा जो रूल रहेगा और मेरे साथियों का, वो हमारा सीधा सीधा एक ही रूल है कि हम सिर्फ उस पार्टी को या उस संगठन को या उस क्या नाम विपक्ष को जो एक होकर के गठबंधन करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो समाज के अंदर बराबरी की बात करेगा, जो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ेगा। हमारा पूरा पूरा सीधा निशाना रहेगा कि जो लोग हमें इंसानों को बांटते हैं, इंसानों में तफरीक करते हैं, इनको वर्ण व्यवस्था के तौर पर ला करके अछूत शूद्र और जो अलग अलग तरीके से बांटते हैं, उनका विरोध हम लोग करेंगे और हम सेकुलर पार्टी जितनी होंगी उनको मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भारती जी, जिनको आपने सुना, पिछड़ा समाज के लिए जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी इनका कहना है कि साफ हम करते रहेंगे। एक मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अलग अलग पार्टियों में रहकर सेवाएं दे चुके हैं। अब आने वाले वक्त में इनका अगला कदम क्या होगा, इस पर इन्होंने हल्की सी एक अपनी राय दी। तो ये आपने सुना, हर मुद्दे पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। जनादेश टीवी इंडिया के लिए सहारनपुर से सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।